और बताइए, आपने 2D रिप्रेजेंटेशन देखा कि वेक्टर को हम लोग 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फिर उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब एंगल, कहां से, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस या फ्रॉम रेफरेंस वेक्टर। ठीक है, चूंकि हम लोग जो है यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, तो हम लोग रेफरेंस किसको ले रहे हैं, एक्सिस को ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक्सिस को ही रेफरेंस मान के तो हमें जो भी डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, नहीं जो भी एंगल निकालना पड़ेगा वो हम लोग जो है एक्सिस से ही लेंगे, है ना। बस यह देख लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज। ओके, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वो जो है कैसे पता चलेगा, तो हमारा डिफरेंट जो है मतलब कि कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, तो वो हम लोग देख लेंगे, है ना। तो हम लोग जो है मतलब कि चूंकि हम लोग 2D शुरू कर चुके हैं ना, तो फिर 3D भी देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है मतलब कि यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले हैं ना, क्या, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो 3D का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन में इफेक्ट होगा, है ना, यानी कि वेक्टर जो है आपके पास, वेक्टर्स हैव, है ना, इफेक्ट्स इन 3 डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये 3 जो है, 3 एक्सिस बोल दूं, 3 एक्सिस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये जो ऑल 3 एक्सिस है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या, ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जो भी एक्सिस है तीनों के तीनों वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखो यार कि 2 एक्सिस तो बनाना बहुत आसान है कि नहीं है। 2 एक्सिस यानी कि 2 एक्सिस इज इजी टू रिप्रेजेंट ऑन अ प्लेन, क्योंकि बोर्ड प्लेन है ना, तो प्लेन 2 एक्सिस से मिलकर बनता है। लेकिन जब हम 3 एक्सिस की बात करें तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है ना, तो 3D में कैसे समझेंगे उसको, है ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये हमारा ओरिजिन है 0,0,0 है ना। अब क्या आएगा, 3 आएगा ना, x के लिए, y के लिए, z के लिए। तो देखो हमारा जो है, ये जो है हमारा x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारा है ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात को, ये हमारा x एक्सिस है, जस्ट इसके पीछे चले जाएंगे तो -x हो जाएगा। ये हमारा y एक्सिस है, जस्ट इसके पीछे चले जाएंगे तो -y हो जाएगा, और ये z है तो इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। समझ में आ रही बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, है ना। लेट ए कोई एक वेक्टर ले लो, क्या ले लेगा भाई, 2i, है ना, +3j +5k। समझना बात को ध्यान से। तो i, j और k क्या था, याद है, यूनिट वेक्टर था, डायरेक्शन बता रहा था। तो i का मतलब कौन सा, x एक्सिस, j का मतलब y एक्सिस, और k का मतलब z एक्सिस। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखो, तो x एक्सिस पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, y एक्सिस पे कितना है, 3, और z एक्सिस पे कितना है, 5, है ना। तो अगर मैं तुमको बात करूं कि बाबू ये जो x एक्सिस पे है ये कितना आया, 2 आया, ये जो y एक्सिस पे ये कितना गया, ये 3 गया, है ना। सर ये जो 3 है यानी कि ये यहां से यहां तक गया होगा या फिर यहां से यहां तक गया होगा। देखो ना, यहां से याद आया कि इधर x पे कितना चले, 2, फिर x से किधर चलना शुरू कर दिए, y की साइड में, इधर y है तो y पे कितना चलना शुरू कर दिए, 3, यहां पहुंच गए तो यहां कितना हो गया, 2,3, है ना। अब आ गए यहाँ पे, अब z ऊपर है ना, तो यहां से किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर कितना जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कितना गए ऊपर, कितना यहाँ पे 5 है ना, तो चलो कितना गए भाई, 5, है ना। तो कहां पहुंच गए, अब 2, 3 और 5 पे पहुंच गए। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा टिपिकल हो गया नहीं। अब ध्यान से देखना है, यही हमारा वेक्टर है ए,
ये कितना है बताइए जल्दी से फटाफट। तो सर 2i प्लस 3j प्लस 5k है ना। अब ये दिख रहा होगा तुमको कि हम यहाँ फिर से समझो, इस x एक्सिस पे आए, यहां से ओरिजिन से आए कितना आए 2i, फिर उसके बाद y एक्सिस इधर था ना, y एक्सिस पे कितना जाना है 3 ना, तो यहां से y एक्सिस पे चले गए यहीं से, यानी कि यहां से 2 और यहां से ले गए कितना 3, या फिर ऐसा भी कर लो x पे 2 y पे 3 है ना, इसको यहां से मिला दिए दोनों को, कहां मिला यहां पे मिला, कितना का 2,3, लेकिन अब यहां से ऊपर ही तो जाना है, लेकिन ऊपर कितना जाना है यहाँ से 5 जाना है ना, तो यहां से ऊपर गए कितना 5, यहां से ऊपर 5 जाओ ऐसे मिला दो, ठीक है ना ऐसे, ठीक है। तो ऊपर चले गए कितना चला गया ये 5 है ना, ये 3 मिटा दूं मैं समझने के लिए, ये ऊपर चले गए कितना 5 है ना, तो यहाँ पे कितना चल गया 2 3 5, यानी x में कितना 2, y में कितना 3 और z में कितना 5। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है समझना है ना, समझेंगे इसको हम लोग है ना। यहाँ पे देखो एक मैं बनाया हूं है ना, कुछ तुम लोग को दिख रहा होगा, तो मान लो देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y है, और ये हमारा क्या है z है, ठीक है। तो x और z के बीच का एंगल कितना 90, x और y के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। और ये y और z के बीच का एंगल भी कितना 90 डिग्री है ना, यानी तुम्हारा घर के कमरे का एक कोना है ना, तो कोना से कई दीवार जाएगा 3 दीवार, एक ये वाला दीवार, एक ये वाला दीवार और एक ये वाला दीवार, जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो तो 1 2 और ये नीचे फ्लोर वाला, ठीक है ना, ये फ्लोर 3 दीवार जाएगा कि नहीं जाएगा है ना। तो ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z, x और z के बीच का एंगल 90, z और y के बीच का एंगल भी 90, x और y के बीच का एंगल भी 90 है ना, यानी तीनों एक्सिस के एक दूसरे के बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, नहीं तो उसको बोलते हैं 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी अगर और कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल, यानी कि हर एक एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, समझा रहे बात। चलो तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं ना, तो देखो तो x पे कितना जाना है 2 जाना है ना, तो चलो यहां चलते हैं, यहां से कितना है 2, और y पे कितना जाना है इस पे 3 जाना है ना, तो इस पे गए कितना 3 है ना, यहां से है ना 3, अब 2 और 3 कहां पे आए, तो 2 और 3 तो दोनों मिलाएंगे यहां से यहां पे है ना, तो ये मिला दिए कहां पे पहुंच गए होंगे, यहां पे पहुंच गए होंगे, समझना है बात को। 2 यहां से कितना 3, देखो यहां से 2 फिर 3, अब उसका यहां पे पहुंच गए हुए हैं कितना है ये 2,3 है, अब यहां से ऊपर कितना आएंगे 5 आ गए, यहां पे पहुंच गए ना, अब इसको कहां से मिला दिए ऑरिजिन से है ना, यहां से क्या किया ऑरिजिन से मिला दिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया वेक्टर, कितना हो गया वेक्टर ये बताइए जल्दी सा, स्पेस में हो गया ना वेक्टर, कितना हो गया ये 2 3 5, फिर से देखिए 2 3 और ऊपर से आए 5 है ना, यहां पहुंच गए, यहां को ऑरिजिन से मिला दिए, ये देखिए है ना, यानी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे जाएगा है ना, मिला दिए, ठीक है यही मिला दिए, कितना हो गया ये 2 3 5 है ना, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं इसका, कैसे भाई मैग्नीट्यूड किसका ए का, क्या लिखाओगे क्या निकालोगे बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो सर सभी का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में, अंडर रूट ये कितना है 2 तो इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 तो इसका भी स्क्वायर प्लस ये कितना है 5 तो इसका भी स्क्वायर, कितना आगे जल्दी बताओ तो 4 प्लस 9 प्लस 25 कितना है बाबू 9 प्लस 4 13 प्लस 25 ओके, 25 प्लस 10 कितना होता है 35 प्लस 3 38 है ना, रूट अंडर 38 क्या है इसका मैग्नीट्यूड आया, ठीक है ना, क्या आया मैग्नीट्यूड आया, ठीक है समझना है बात को। अब ये कैसे आया होगा, बहुत आसान है, कैसे भाई तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये देखो ये और ये के बीच का एंगल कितना डिग्री है ये 90 डिग्री है, समझना है बात, क्यों क्योंकि देखो ध्यान से 2 3 इसको यहां से मिला दो ऑरिजिन से, ये वाला ऑरिजिन से ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, तो देखो तो ये और ये ठीक है ना, और ये तो हमारा ये निकाल सकते हैं, यही से ऊपर गया है ये, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं ये देखो ये है ये और फिर यहां से ये ऐसे, तो यहाँ पे कितना एंगल बना 90 डिग्री बना ना, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, समझना रहे बात।
तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 और ये 3, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे कितना है, यहाँ देखो ध्यान से। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर ये कितना है 5 है, तो टोटल कितना हो गया। इसीलिए अगर इसका नाम दे दूं कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो इसका कितना, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस ये कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से कितना हो जाएगा। तो सर ये तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा सिंपल सा 2 स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बचेगा, कितने बचेगा, रूट खत्म ना, अब प्लस कितना 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, समझ रहे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर नहीं तो 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, सबका स्क्वायर कर दो, है ना, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे कितना, इतना आगे, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अब देखते हैं डायरेक्शन, है ना। लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसको भी मिटाता हूं मैं, है ना, क्योंकि इसकी अभी दिक्कत यहां पे आ रही है, तो जगह कमी दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो डायरेक्शन कैसे दे सकते हो तुम, एंगल से देना पड़ेगा, है ना, या तो आप एक्स से दे दो, या वाई से दे दो, या जेड से दे दो, है ना। तो जानते हो सबसे आसान डायरेक्शन क्या है, एक्सिस वाला, ठीक है। तो आप मान के चलो, है ना, कि लेट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, कहां से, फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम मान कर चलेंगे कि ये जो वेक्टर है, ये वाला कौन सा वेक्टर है, फाइनली यही है ना। यानी कि एक्स पे कितना आए थे 2, वाई पे कितना गए थे 3, और फिर जेड पे कितना गए थे 5, यहां पहुंचे थे ना। इसको यही वेक्टर है, ये वेक्टर को मान लेते हैं कि एक्स से ये कितना एंगल बनाता है अल्फा, और ये वाई से, वाई एक्सिस से ये कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा, और ये जेड है ना, तो जेड से कितना एंगल बनाता है, ये वाला, ये एंगल कितना मान लेते हैं गामा, समझ रहे हो आपको, ये जेड से कितना मान लिए गामा। फिर से समझो, अल्फा कहां से, एक्स एक्सिस से किसका, वेक्टर का, फिर ये बीटा कौन सा एक्सिस से, वाई एक्सिस से, है ना, और फिर ये जेड एक्सिस से, यहां से कितना गामा, समझ में आ रहा है बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम मान लिए, तो हम क्या बोले थे, यहां पे टाइम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जब भी हम 3D की बात करेंगे तो टाइम को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ याद रखेंगे कॉस, इसलिए बताया था कॉस ज्यादा अच्छा होता है। तो लिखेंगे कॉस, है ना, तो यहां पे लिखेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या बताए थे याद है, बेस और बटा में हाइपोटेनियस, सॉरी मैग्नीट्यूड, याद है ना, मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छे। अब बताओ अल्फा कहां से होंगे, अल्फा एंगल कहां से है, कौन सा एक्सिस से, एक्स से है कि नहीं है, तो एक्स वाला बेस होगा, तो बेस कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो लिख दोगे कितना 2, और बटा में मैग्नीट्यूड कितना निकाले हो, रूट अंडर 38 लिखेंगे, लिखे हो, बहुत अच्छी बात है। कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा समझिएगा ध्यान से, है ना, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा भाई, तो फिर से बेस और बटे में मैग्नीट्यूड, तो बताओ जल्दी सा, बेस देखो ध्यान से यार, बीटा एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो बीटा एंगल कहां से लिया गया है, बीटा कहां से लिया गया है, बीटा कहां से लिया गया है, वाई एक्सिस है ना, तो बेस कौन सा होगा, वाई वाला होगा। जिस एक्सिस से एंगल लेते हैं वही बेस होता है, ये दिमाग में भर लेना है, ठीक है। तो हमें जो है ये जो बीटा जो है वो कहां से लिया गया है, वाई से लिया गया है, ठीक है ना। तो वाई से हमें लेना है, तो बीटा वाला जो वाई वाला जो है बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है वाई वाला, +3 है ना, तो लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड इसका, रूट अंडर 38,
समझ आ रहा है बात को। और उसे कॉस बीटा हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, कॉस गामा, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा है ना जगह है इधर, तो लिखेंगे कॉस गामा। कॉस गामा कैसे लिखेंगे भाई, देख देते हैं, ठीक है। तो फिर से देखो गामा के लिए, तो गामा कहां से लिया गया है, जेड एक्सिस से, है ना। तो भाई जेड एक्सिस जो है हमारा ये है, तो यहां से लिया गया है, तो बेस कौन सा होगा, जेड वाला बेस होगा। तो बेस कितना है, 5 है ना, तो यहां लिखेंगे कितना, 5 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, √38। समझ रहा है बात को कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 3D को इसमें समझने के चक्कर में भी थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, इसको और अपने अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको समय के अनुसार समझाएंगे, है ना। लेकिन अभी आपको फिलहाल ये रखना है कि अगर 3 डायमेंशन में है रिप्रेजेंटेशन, तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि x y z तीनों रहेगा। तो x में कितना है 2, y में 3, z में, है ना, निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे अंडर रूट और तीनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता नहीं, तो अगर बोलता है डायरेक्शन x से बताइए, तो x से एंगल कुछ मान लेंगे, तो मान लिया अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x का कंपोनेंट, अब बता में मैग्नीट्यूड। अगर पूछता है एंगल y से बताइए, तो क्या लिखेंगे, कॉस के लिए y का कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। और फिर अगर पूछता है कि नहीं z एक्सिस से एंगल बताइए, तो क्या लिखेंगे, z का कंपोनेंट अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कॉस अल्फा निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, और वहां पे क्या निकल गया, कॉस गामा, यानी कॉस अल्फा, यानी अल्फा कहां से, एक्स एक्सिस से, कॉस बीटा, तो बीटा कहां से, वाई एक्सिस से, और कॉस गामा, तो गामा कहां से, जेड एक्सिस से। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। अब एक काम करते हैं, इन जनरल हम लोग एक थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इन जनरल देख लेंगे तो और थोड़ा सा अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कि इन जनरल क्या हम लोग देख सकते हैं ना। तो हम लोग जो है इन जनरल देखते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो इन जनरल क्या बोल सकते हो कि लेट ए कोई वेक्टर है जिसका कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू b है, और लिख दिए j और प्लस c इंटू के। समझ रहे बात को, i यूनिट वेक्टर x को बताएगा, ये z को, y को बताएगा, या z को बताएगा। तो x में कितना वैल्यू है a, y में कितना वैल्यू है b, और z में कितना वैल्यू है c। समझ रहे बात को। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे बच्चे बताओ जल्दी सा, कुछ नहीं करना है, इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर देना है। एक्स वाला का कितना, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, है ना। अब हम बात करते हैं क्या चीज, डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, एंगल कहां से, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा are the angles from x, y and z axis respectively। समझ आया आपको। तो कुछ नहीं करना था, इसीलिए cos अल्फा लिखेंगे। तो क्या बताए थे, बेस यानी x कंपोनेंट और अपन में मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि बेस कौन है, x वाला है, कितना है a, लिख दोगे a, और बटा में मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसी तरह से cos बीटा बराबर क्या लिखेगा, y कंपोनेंट और अपॉन में क्या, मैग्नीट्यूड, है ना। तो y कंपोनेंट कितना है, देखो b है, तो b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये निगेटिव पॉजिटिव y कोई भी हो सकता है, तो हाँ लिख देना यहाँ पे ना, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिख देना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो सब स्क्वायर है, तो निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अपने आप तुमको पता चलेगा कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, ओके। तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, है ना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताइए जल्दी सा, कॉस गामा लिख सकते हैं, कॉस गामा। तो क्या लगेगा, जेड कंपोनेंट और अपन में मैग्नीट्यूड,
तो कितना आएगा जेड कंपोनेंट, बताओ तो लिसा कितना है, सी है ना, तो सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं तुम लोगों को, यहां पे अगर क्या है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर also known as डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। ठीक है, तो भैया हम जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो कॉस में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, है ना, यानी कि डायरेक्शन किसका, कॉस के टर्म में। ठीक है, किसी वेक्टर का। ठीक है, तो हम लोग अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखने बोलता है तो भी हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही निकालना है। ठीक है, और नहीं बोले तो अगर 3D वेक्टर है तो जनरली हम लोग कॉस के टर्म में ही निकालेंगे तो आसान रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे तुम लोगों को कुछ याद रखना है कि अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा कर दूं प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कर दूं प्लस कॉस स्क्वायर गामा कर दूं तो इसका वैल्यू 1 होगा। समझना है बात को? प्रूफ देख लो, प्रूफ तो लिखो LHS से। LHS में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, कहा यहाँ है ना, इसका स्क्वायर करो क्या लिखेगा, ए स्क्वायर और बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा सॉरी इतना का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा है तो इसको लिखो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस में फिर कॉस गामा, कॉस स्क्वायर गामा है तो यहां पे सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या चीज स्क्वायर कर दो। चलो चलते हैं, LHS ले रहे हैं ना हम लोग, तो चलो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर और अपॉन में रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर से प्लस करते हैं, इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, फिर से बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर से इसको लिखो सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम आता है लेना सबका सेम है ना, सॉरी रूट नहीं रहेगा यहाँ पे, गड़बड़ गड़बड़, रूट नहीं रहेगा है ना, रूट खत्म हो जाए। एलसीएम कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर से इतना होगा 1, तो यहाँ पे कितना बी स्क्वायर प्लस इससे 1 इंटू ए सी स्क्वायर, ऊपर भी वही नीचे तो क्या हो जाएगा कट करके 1 ना, तो प्रूफ हो गया ना प्रूफ। किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का। ठीक है, तो ध्यान रखें इन जनरल में अगर कोई वेक्टर हमारा ए है और अगर उसको 3D में है तो भाई आई भी होगा, जेड आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा, है ना, आई का कुछ वैल्यू होगा, जे का कुछ वैल्यू होगा और के का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना है, आई वाले का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, सी वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल लेना है कहां से, एक्सिस से, हमेशा कॉस में डिफेंड करना है 3D के लिए, तो कॉस अल्फा, तो बेस कौन सा एक्स वाला, तो ये बेस हो गया, और नीचे में क्या मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। अगर बीटा लेना है तो बेस बी वाला और उसके बाद के वाला गामा के लिए, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं और अब देखो ऑल्सो दूसरा तीसरा पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है ना, और इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो ऑल्सो, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 10th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 अगर होता है तो कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस में इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस में कॉस गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना जाएगा 3, माइनस में लिखो यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में देखो माइनस यहाँ भी कॉमन ले लिए हैं तो साइन स्क्वायर बीटा,
फिर ये भी माइनस यहाँ कॉमन ले लिए हैं, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, है ना। तो ये 3 है, आइए आ गया इधर, कितना देगा 1 ना, आइए इधर चला गया, क्या हो गया प्लस ना, क्या बच गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या गामा। तो 3 माइनस 1 कितना 2 ना, इसलिए बोल सकते हो तुम कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है ना। तो भाई आपको ये तीनों चीज याद रखना है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, बताइए जल्दी सा। डायरेक्शन कोसाइन है या 3D वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, उसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा डायरेक्ट बना देना है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर से समझते हैं, 3D वेक्टर अगर है 3D रिप्रेजेंटेशन तो x भी होगा y भी होगा z भी होगा, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमने क्या देखा कि अगर इफ वेक्टर f इज इक्वल टू, ठीक है ना, कुछ भी है, मान लो x i है प्लस y j है प्लस z k है, मतलब क्या कि x के डायरेक्शन में कितना वैल्यू है x है, y डायरेक्शन में y है और z डायरेक्शन में z है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा f का, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ जल्दी सा, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन के लिए अगर लिखते हैं डायरेक्शन के लिए तो क्या लिखेंगे कॉस अल्फा, फिर से बताओ एक्स कंपोनेंट और अपॉन में मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा क्या हो जाएगा y कंपोनेंट कितना है y ही है इस क्वेश्चन में और अपॉन में, और अगर कॉस गामा लिखेंगे तो z कंपोनेंट z ही है तो z ही है और अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आ रही बात कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है तुम लोग इसमें से तुम कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो है आप चाहे तो फिर प्लेन से भी आप एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे हम, ठीक है। अभी इतना बता रहे हैं कि 1D 2D 3D को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, है ना, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकल गया तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ना। डायरेक्शन हमेशा कहां से दिया जाता है एक्सिस से, ठीक है। 2D के लिए कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, tan में लिख दो, cos में लिख दो, sin में लिख दो, है ना। लेकिन 3D के लिए जनरली sin cos में ही लिखना बाबू, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए आसान है, समझ में बात, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ओके, तो चलिए अभी जो है फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि इतना ही है आपको पढ़ना जानना, है ना। और अब हम लोग जो है इस पे एक क्वेश्चंस का सेट हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले क्वेश्चन का सेट दे देंगे या फिर उसमें हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग तब तक मेहनत करते रहिए, ठीक है। और इत्मीनान से पढ़िए इसको, इस दोनों लेक्चर को, यानी कि 1D और 2D को, है ना, आराम से कॉपी किताब लेकर के पढ़ो और हिम्मत से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए मेहनत करिए।